हाँ, कौन से कहाँ तक हो गया था बताइए, पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड, यही होता है ना लास्ट। ऑक्सीजन के दो तरीके लिखे थे हमने कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, और तीन मेथड लिखा था हमने कार्बन डाइऑक्साइड में, यही था लास्ट मेथड, लास्ट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पेज का ना, सेम पेज। अरे हाँ है ना, पेज 91 है ना। क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन, हाउ आर दी लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में इंटेस्टाइन के लिए पढ़ा था, है ना। वो क्वेश्चन क्या था कि इंटेस्टाइन, हाँ, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, ऐसा क्वेश्चन था। इसमें पर लिखा था कि विली एंड माइक्रोविली है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इससे सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी नंबर ऑफ एल्वेलाई ज्यादा है, हमने लिखा ना अराउंड 700 मिलियन एल्वेलाई है, जिसका टोटल सरफेस एरिया अराउंड 100 स्क्वायर मीटर का होगा। इस तरीके से वो डिजाइंड है कि वो उनका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, तो मोर एंड मोर गैस कैन बी एक्सचेंज। ठीक है, देखो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 91। इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स, inside the lung, the primary bronchus divide, the primary bronchus divide, the primary bronchus divide and redivides to form, and redivides to form, and redivides to form a network called, a network called bronchial intercom, bronchial intercom, full stop. The finest branches, the finest branches, the finest, मतलब जो और डिवाइड नहीं होंगी, the finest branches have sac locks, have sac like structure called, have sac like structure called alveoli, sac like structure called alveoli. So stop. There are about 700 million, there are about 700 million, there are about 700 million alveoli, alveoli, there are 700 million alveoli which collectively provide a surface area of, which collectively provide a surface area of, surface area of 100 square meters, 100 square meters। ठीक है, इस तरीके से हमारा लंग्स डिजाइंड है ताकि मैक्सिमम एयर वो इनहेल करके एक्सचेंज कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पेज पर है, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 1। रीड करिए क्या है क्वेश्चन सभी, क्या है क्वेश्चन।
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? क्या क्या है? हाँ, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, ठीक है। और तीनों के फंक्शन ही पूछा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो एक एक लाइन में हम तीनों के फंक्शंस लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट लिख लो हार्ट। हार्ट, तो ये क्या है? एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है जो बेसिकली डायरेक्ट कर रहा है ब्लड को, ठीक है। तो लिखो इसमें नीचे, एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन, एक्ट एज अ pumping organ, act as a pumping organ and provide necessary force, act like a pumping organ and provide necessary force and provide necessary force for blood circulation, for blood circulation and provide necessary force। ये कॉन्ट्रैक्शन से ही तो ब्लड लंग्स में जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में जा रहा है। तो ये इतना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में हो सके, ठीक है। तो पंपिंग ऑर्गन, नेसेसरी, प्रोवाइडिंग या प्रोवाइड नेसेसरी फोर्स फॉर ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट लिखिए, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हाइफन डाल के, आर्टरीज, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, arteries carry oxygenated blood, oxygenated blood from heart to various body parts, from heart to various body parts. Arteries carry oxygenated blood from heart to various body parts. From a veins, continuation नहीं, veins carry, कंप्लीट करो सेंटेंस, क्या होगा? हाँ, कंप्लीट कर लो, deoxygenated blood from the body parts to heart. Veins carry deoxygenated blood from body part to heart. From body part to heart. And capillaries, and capillaries, ये thinnest है, these are the thinnest blood vessels जो एक्चुअली में एक्सचेंज करा रही है ना, मतलब आर्टरीज जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाकर के कैपिलरीज को दे रहा है, यही कैपिलरी सेल्स तक पहुंच करके एक्सचेंज कर रही है, और एक्सचेंज होने के बाद ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा और उसको दे देंगी वेन्स को। तो दीज आर द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स विच एक्चुअली exchange materials between body tissues and blood, ठीक है। तो capillaries, कॉमन डाल के, sorry, and capillaries allow exchange of materials, and capillaries allow exchange of materials, allow exchange of materials between blood and body tissues, between blood and body tissues. Capillaries allow exchange of materials between blood and body tissues, ठीक है। और मटेरियल क्या क्या होंगे? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए थर्ड, ब्लड। थर्ड कंपोनेंट क्या है? ब्लड। हर ब्रांक्यूल में तो एक एक एल्वेलाई है ना, मतलब जब हम बोल रहे हैं ना, जिसमें हमारे जो फाइनेस्ट ब्रांच है, इन्हीं को ब्रांक्यूल बोल रहे हैं, और हर ब्रांक्यूल में एक एक एल्वेलाई। नहीं पूछेगा आपसे, एल्वेलाई पूछेगा, क्योंकि मेन काम एल्वेलाई का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्लड, उसमें लिख लीजिए
transportation of nutrients, transportation of nutrients, transportation of nutrients, gases, gases, वेस्ट, फिर यूजफुल मटेरियल नहीं, वेस्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ही कर रहा है, वेस्ट, हार्मोन, हार्मोन्स में भी कोई अलग फ्लूइड नहीं है जिसमें हार्मोन फ्लोट होकर के जा रहे हैं, वो ब्लड ही है जो हार्मोन्स को भी लेकर के जा रहा है टारगेट ऑर्गन के पास। टारगेट ऑर्गन के पास मतलब क्या होता है कि हार्मोन का एक टारगेट ऑर्गन होता है और एक टारगेट फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो उस ऑर्गन के पास जाकर ही वो परफॉर्म करेगा। तो उसको वहां तक ले जाने का काम किसका है? ब्लड का। टारगेट ऑर्गन, स्पेसिफिक फंक्शन, समझ गया ना? कि ऐसा नहीं कि हार्मोन हर बॉडी पार्ट में जाकर के वो काम कर रहा है, उसको जहां पर जो काम करना है वहां तक वो पहुंच रहा है और उसका एक स्पेसिफिक टास्क है जो वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखिए? हार्मोन्स एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। ब्लड ऑल्सो हेल्प इन building immunity. Blood also helps in building immunity. Blood also helps in building immunity and blood clotting. प्लेटलेट्स हैं हमारे, है ना? एक एक में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि WBC क्या कर रहा है, RBC क्या कर रहा है ना? हमें शॉर्ट में आंसर लिखना है ये वाला। तो हमने एक ही सेंटेंस में WBC, RBC एंड प्लेटलेट सबका फंक्शन लिख दिया। ब्लड क्लॉटिंग आपके प्लेटलेट का फंक्शन हो गया, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना WBC का फंक्शन हो गया, एंड ट्रांसपोर्टेशन तो ओवरऑल ब्लड कर ही रहा है। जब ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे RBC हो गए, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सेम पेज पे। हाँ, पेज नंबर 96 में ही ना? हाँ, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट? पढ़ रहे क्वेश्चन? वो सेप्टम था ना हमारे पास, दोनों ऑरिकल्स के बीच के सेप्टम को क्या नाम दिया था हमने? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और नीचे वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम था जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट रख रहा था, जस्ट बिकॉज कि वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना? ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, समझ रहे क्या? इसलिए हमारी बॉडी में हार्ट में 4 चेंबर भी हैं और वो चारों चेंबर एक दूसरे से सेपरेटेड भी है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, है ना, जिनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके पास 2 चेंबर्ड हार्ट भी है ना। मैमल्स एंड बर्ड्स, इनके पास 4 चेंबर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स के अंदर हम आ जाएंगे। बर्ड्स एंड मैमल्स नीड मोर एनर्जी, नीड मोर एनर्जी for their higher rate of metabolism. Birds and mammals need more energy for their higher rate of for their higher rate of metabolism. बॉडी की हर एक्टिविटी करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से बनेगी? सेलुलर रेस्पिरेशन से, ATP के फॉर्म में। और सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन कैसे आएगा? ब्लड लेके आएगा। ब्लड कैसे लेके आ रहा है? हार्ट से तो लेके आएगा ना, तो हार्ट के थ्रू लंग्स, लंग से वापस हार्ट, हार्ट से बॉडी, तो अल्टीमेटली हार्ट इज इन्वॉल्व। तो हार्ट में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, एंड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, एंड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, है ना? बिकॉज हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसको कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, फुल स्टॉप। So birds and mammals have 4 chambered hearts. So birds and mammals have 4 chambered hearts.
four chambered heart, because of which because of which because of which there is complete separation there is complete separation because of which there is complete separation of two types of blood of two types of blood. और वो टू टाइप्स के ब्लड कौन कौन से? दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड, लिख भी लो, दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, है ना? मिक्सिंग हो जाएगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगी. दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम पेज, पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? जैसे अभी हमने बात की थी ब्लड वेसल, हार्ट एंड ब्लड की, वो एनिमल्स के बारे में हो गया. अब अगर हाईली क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइज प्लांट, मतलब जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम होता है. जो छोटे प्लांट्स हैं उनको वेस्कुलर सिस्टम की जरूरत नहीं है, जिसमें उनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बहुत छोटे हैं. बट जो बड़ी बड़ी ट्रीज हो गई, प्लांट्स हो गए, इनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है. और इनके दो कंपोनेंट क्या क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम, है ना? तो लिख लो बस नीचे. जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर transport of water and minerals. Transport of water and minerals. ठीक है. एंड एक लाइन में, फ्लोएम टेक्स पार्ट इन फ्लोएम टेक्स पार्ट इन फ्लोएम टेक्स पार्ट इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, ट्रांसलोकेशन. इसमें हमने एक वर्ड लिखवाया था आपको, एसेंट ऑफ सैप. ठीक है, और इन दोनों का मैकेनिज्म भी हमने लिखा है कि कैसे जाइलम से पानी ऊपर चढ़ रहा है अपने आप. ठीक है ना, अपन रूट प्रेशर, फिर कोहेशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल, सक्शन पुल हो रहा था. और इसमें भी अपन ने लिखा था फ्लोएम में एटीपी पे एनर्जी लगती है, ऑस्मोसिस भी इन्वॉल्व है प्रोसेस में, और उसके हेल्प से लीफ से खाना अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जा रहा है प्लांट से. तो इनका मैकेनिज्म भी कई बार आया है ना, कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो इतना ही लिखना है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू कंपोनेंट, और दोनों के इंडिविजुअल फंक्शन. तो एक ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और एक एसेंट ऑफ फैट. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सेम पेज में. हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? ये है मैकेनिज्म अभी जो मैं आपको बोल रहा था, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन. तो ये अपन लिखे हुए हैं ना, तो आप लिख लो उसको क्वेश्चन नंबर डाल करके कि रेफर रेफर नोट, है ना, रेफर नोट. फिर इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको अपन रेफर नोट. और क्या टॉपिक में लिखोगे उसको, कहाँ पर है वो आप पहले ढूंढो कॉपी में. उस दिन जैसे आप लोग को एक आंसर मैंने ढूंढवाया था ना, HCl का फंक्शन, देखो मिल रहा है कि नहीं आपको कॉपी में ही है. कहाँ पे लिखे ढूंढो. ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे, एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, राइट. पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, इसके बाद पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. मिला? हाँ, हेडिंग यही है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, उसमें दो पॉइंट लिखा होगा हमने, एक लिखे होंगे कोहेशन और दूसरा लिखा होगा हमने ट्रांसपिरेशन फुल. बस इसको समझाना है, हो जाएगा ना ये. तो क्या लिखोगे? रेफर टू नोट्स इन, किसमें? इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ऐसा करके लिख लो टॉपिक, इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. ठीक है, चलो नेक्स्ट. उसी के बाद वाला क्वेश्चन सेम वैसी है, वो अब वो आपसे फूड का पूछ रहा है. उसी के अगले पैराग्राफ में फूड का लिखा है हमने, तो सेम चीज लिख लो वापस से. रेफर टू नोट्स इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. क्वेश्चन नंबर
5 ना सेम पेज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट पेज में आ जाइए। लास्ट पेज इंडेक्स क्वेश्चन का पेज नंबर 98। नेफ्रॉन्स के बारे में देखो एक बार। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ये भी हमने पूरा किया हुआ है। वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कि नहीं किया अभी तक? बना लिए डायग्राम? कब बनाएगा? ठीक है, तो ये भी इसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा। मैंने उस दिन आप लोग को पीवाईक्यू में भी एक क्वेश्चन ये बनाया ना आपने। हाँ, पीवाईक्यू में मैंने आपको उसका क्वेश्चन भी दिखाया था ना कि वो 2 नंबर में कितना हमको लिखना है, और अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आएगा तो हमें कितना लिखना है, जो मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट आर दी मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? ये भी हमने 4-5 पॉइंट लिखे हैं। क्या क्या था? एक था वो ट्रांसपिरेशन वाला, वाटर का लॉस। एक था O2 वाला, जो, हाँ, O2 वाला फोटोसिंथेसिस से, CO2 रेस्पिरेशन, फिर गम एंड रेजिन स्टोरेज के जैसे वैक्यूल, वैक्यूल में भी वो अपना वेस्ट डालते हैं। और एक और लिखा था, जल्दी बताइए। 4th पॉइंट लिखे थे, 4th पॉइंट। ट्रांसपोर्टेशन ही एक्सक्रीशन में मिलेगा। 4th पॉइंट, 4th पॉइंट छोड़ा है मैंने, जल्दी बताओ। हाँ, एब्सिशन, वर्ड लिखे थे ना, एब्सिशन। हाँ, लीफ का गिर जाना, जब उसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाएगा, वो लीफ हो जाएगी बहुत भारी, तो अपने आप गिरेगी। तो वो भी एक तरह का प्लांट का वेस्ट निकालने का तरीका है। ठीक है, तो 5 पॉइंट लिखे थे इसमें, लिख लो। रेफर टू नोट इन एक्सक्रीशन इन प्लांट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लो, रेफर टू नोट इन एक्सक्रीशन इन एनिमल। नेफ्रॉन के बारे में ना वो, तो वो एनिमल है। उल्टा मत कर देना, एनिमल वाले को प्लांट में, प्लांट वाले को एनिमल में, वरना प्लांट वाले में नेफ्रॉन लिख दोगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, इनटेक क्वेश्चन लास्ट पढ़िए। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? रेगुलेटेड मतलब आप कितना यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको रेगुलेट, कंट्रोल कैसे कर रहे हो। हमारे पास वो पूरा ट्यूब्यूल था, जहां पर पहले फिल्ट्रेशन हो रहा था, फिर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था ना चीजों का। जो यूजफुल मटेरियल है वो बाहर नहीं जाने चाहिए, जिसमें वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, सॉल्ट आ जाता है, इनके लिए हमारे ट्यूब्यूल थे। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने वर्ड क्या लिखा था? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये सब करके हम यूरिन के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लिख लो इसका आंसर। देखो, फर्स्ट पॉइंट करके लिखना। फर्स्ट पॉइंट, बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ, बाय, रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना ना। हमारे फैन के रेगुलेटर होते हैं जो स्पीड कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटर। ठीक है, तो रेगुलेशन मतलब कंट्रोल करना। तो बाय रेगुलेटिंग दी रेट ऑफ, बाय रेगुलेटिंग दी रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन से पार्ट में हो रहा था? हाँ, हाँ, मतलब, और वो ग्लोमेरुलस कहाँ पे था? कि- किडनी के अंदर तो हम जा चुके हैं, नेफ्रॉन के अंदर है। वोमेन्स कैप्सूल में कहाँ था? वो कप शेप, अरे 2 ही पार्ट तो है नेफ्रॉन के, एक वोमेन्स कैप्सूल और दूसरा वो नेफ्रिक ट्यूब्यूल, जिसमें फिर 3 पार्ट पड़े थे, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन वोमेन्स कैप्सूल, इन इन वोमेन्स कैप्सूल, WOWMAN एफएक्स, वोमेन्स कैप्सूल, उसी कप शेप पार्ट को नाम दिया हमने वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट लिखना, बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ, by regulating the rate of, by regulating the rate of selective reabsorption, selective reabsorption, by regulating the rate of selective reabsorption, especially of water, especially of water.
वाटर जितना एब्जॉर्ब कर लेगा ना आपका ट्यूब्यूल, उतना आपका यूरिन कंसंट्रेटेड जाएगा। हमने लिखा भी था एक लाइन, इट हेल्प्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट बनाएगा, यानी कि वो पेल येलो कलर आएगा यूरिन में। अदरवाइज पानी का कंटेंट ज्यादा होगा तो कलर यूरिन का वाटर के जैसा ही होगा पूरा, है ना। बट अगर वाटर काफी सारा एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा किडनी का ट्यूब्यूल, तो उस केस में हमारा जो यूरिन है वो नॉर्मल पेल येलो कलर का होगा, जो कि इसका नॉर्मल कलर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यूरिन टेस्ट कराएंगे तो पेल येलो यूरिन कलर आ रहा है तो इट इज नॉर्मल, अगर नहीं आ रहा है तो इट इज सम एबनॉर्मलिटी। ठीक है, चलिए, ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, एमसीक्यू है, फटाफट चारों को पढ़ के लिखिए उसका आंसर। ए बी सी डी करके जो भी ऑप्शन होगा वो 1 2 3 4 करके क्वेश्चन नंबर डाल करके ऑप्शन लिख लेंगे। और प्रैक्टिस में अभी से लेकर आएंगे कि जब भी हम ऑप्शन लिख रहे हैं तो ए बी सी डी लिख के ना छोड़े, उस ऑप्शन का कंटेंट भी लिखना है। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर न्यूट्रिशन है तो ए न्यूट्रिशन करके पूरा लिखना है, सिर्फ ए लिख के नहीं छोड़ेंगे। ये आपके बोर्ड के लिए मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं क्या। हमारे बोर्ड में पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, सुन रहे हैं। तो उस 20 से 16 क्वेश्चन, सॉरी, तो उन 16 क्वेश्चन में एक्चुअली 20 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 असर्शन रीजन रहेंगे, तो उसका भी आंसर एबीसीडी रहेगा। तो उस केस में आपको सिर्फ एबीसीडी लिख के नहीं छोड़ना है, सुन रहे हैं क्या, साथ में ऑप्शन भी लिखना है जो उसका कंटेंट है उस ऑप्शन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। नहीं नहीं, क्यों लिखो क्वेश्चन, बुक आपकी है ना, एक्सरसाइज नहीं डाल देना बस, है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन जो भी लिख रहे हो उसके साथ उसका। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सबका हो गया। अनन्या, पढ़ो ना तो। पढ़े, क्या होगा, हाँ लिख लो। फर्स्ट का आंसर है सी, एक्सक्रीशन। तो सिर्फ सी लिख के नहीं छोड़ेंगे, सी के बाद एक्सक्रीशन भी लिखना है। ठीक है, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। क्यों, आप मान लो लिखना चाह रहे थे सी ना, पर गलती से बी लिख दिए, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसा होता है कई बार कि हमने सी सोचा है सही आंसर, बट लिखते लिखते ना हमने गलती से बी लिख दिया। तो उसके बाद क्या होगा ना, अभी आपके पास एक चांस और है उसको सही करने का। अब आप ऑप्शन में सी देख करके लिखोगे ना कंटेंट, तो उस बीच हो सकता है आपको अपनी गलती पकड़ में आ जाए कि मैं गलती से बी लिख दिया। तो हम ऑप्शन के साथ उसका कंटेंट भी लिखेंगे तो गलती होने के चांसेस कम है। ठीक है ना, बट मिसमैच मत कर देना, लिखे बी है और कंटेंट सी का लिख दिए। ठीक है, चलो अगला बाकी 3 क्वेश्चन पढ़ो। हुआ सेकंड सबका, हाँ क्या होगा सेकंड का, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ऑटोमोटिव ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट क्या था, हाँ पर किससे बन रहा था ये, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बना है। वो मैंने जगह छुड़वाया था आप लोग को कि ये हमारे बुक में भी आप लोग का चार्ट दिया हुआ है, और इसमें इंटेक्स क्वेश्चन में वो क्वेश्चन भी था जिसमें ग्लूकोज का पहले ब्रेकडाउन किसमें हो रहा था, पायरुविक एसिड। उसी पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी बोलते हैं, सुन रहे हैं क्या। पायरुविक एसिड को ही हम पायरुवेट बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर 3 अलग अलग तरीके से वो पायरुवेट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइक्रो नहीं माइटो, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और पहला वाला प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में, और फिर पायरुवेट से एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तो याद रहना चाहिए बिकॉज हम पढ़ते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि एनर्जी यही बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाउ आर, पढ़ रहे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए सभी। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। फैट का डाइजेशन स्टमक से नहीं, स्टमक से चालू होता है, बट स्टमक वाला जो लाइफेज है वो कैसा है, वीक है ना। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट तो इंटेस्टाइन नहीं होगा,
जिसमें आपके इंटेस्टिनल का लाइपेज होगा, पेनक्रियास का भी लाइपेज होगा, ये सब मिल करके उसका लाइपेज नहीं होता ना बाइल का। बाइल जूस तो एक नॉन एंजाइमेटिक जूस है, एक ऐसा जूस जिसमें कोई एंजाइम नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहा था? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा था। दैट इज नॉट ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट का ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज द डाइजेशन प्रोसेस। अभी तो बस ये समझ लीजिए कि वो फैट को, बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम ब्रेक डाउन नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं क्या? ब्रेक डाउन तो फैट का लाइपेज ही करेगा, जो कि बाइल जूस में नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या? तो वो कहाँ कहाँ होगा? पेनक्रियाटिक जूस में है, इंटेस्टिनल जूस में है, और स्टमक वाला तो थोड़ा सा कमजोर था, वीक था। याद है? तो लिखो इसका आंसर। डाइजेशन ऑफ फैट इज स्टार्टेड इन द स्टमक। डाइजेशन ऑफ फैट इज स्टार्टेड इन द स्टमक। और स्टार्च का डाइजेशन कहां से चालू हुआ है? माउथ से। सुन रहे हैं क्या? स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही चालू हो गया था, क्योंकि माउथ में भी सलाइवा जो सेक्रीट हुआ था उसमें एमिलेज था। सुन रहे हैं क्या? उसमें क्या था? एमिलेज था। अगर आप प्रॉपर खाने को माउथ में टाइम दोगे तो बहुत कुछ स्टार्च को आपका माउथ में भी डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? इससे बोलते हैं कि धीरे धीरे खाना चाहिए और अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि माउथ को थोड़ा टाइम मिले स्टार्च, आपके फूड में जो भी स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करने का। तो उसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि फूड का, ये प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से चालू होगा या फैट का डाइजेशन कहाँ से चालू होगा, तो हम स्टमक बोलेंगे। और अगर स्टार्च का पूछता है तो हम माउथ बोलेंगे। तो ध्यान से समझना कि पूछा क्या है। ठीक है? ओके, तो क्या लिखे अपन? द डाइजेशन ऑफ फैट इज स्टार्टेड इन द स्टमक एंड कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फैट is started in the stomach and completed in small intestine and completed in small intestine. Full stop. Gastric juice of stomach. Gastric juice of stomach. गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम था, गैस्ट्रिक जूस जूस का नाम था ना। गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक हैज अ वीक लाइपेज, हैज अ वीक लाइपेज, हैज अ वीक लाइपेज which breaks down, which breaks down, और एक और नाम लिखना है इस प्रोसेस को, हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। ब्रेक डाउन और हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन और हाइड्रोलाइसिस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, हाइड्रोलाइसिस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। फुल स्टॉप। स्ट्रॉन्ग लाइपेज ऑफ, स्ट्रॉन्ग लाइपेज ऑफ pancreatic and intestinal juice, strong lipase of, ये तो वीक लाइपेज हो गया स्टमक का। स्ट्रॉन्ग लाइपेज ऑफ कौन से दो जूस बोला मैंने? पेंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस। स्ट्रॉन्ग लाइपेज ऑफ पेंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द, कंप्लीट द digestion of fats, complete the digestion of fats into fatty acid and glycerol, into fatty acid and glycerol, fatty acid and glycerol। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा? ये क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? क्या रोल है? हाँ, स्टार्च का। बस इसके पास एमिलेज है, एमिलेज का एक नाम और क्या लिखे थे अपन? टाइलिन। स्टार्ट फ्रॉम टी, टी टी वाई ए एल आई एन, याद है नाम? टाइलिन या एमिलेज। एमिलेज तो है ही नाम,
ठीक है, देखो इसमें सलाइवा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, saliva of salivary glands contain 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 a carbohydrate digesting enzyme, a carbohydrate digesting enzyme, carbohydrate digesting enzyme called salivary amylase, called salivary amylase, और एक और नाम ब्रैकेट में लिखो, और टाइलिन, TTYALIN, 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 टाइलिन, ब्रैकेट क्लोज कर देना, फुल स्टॉप। इट इट हाइड्रोलाइजेस, it hydrolyzes, it hydrolyzes starch into, या कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च। वैसे ही सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट के टाइप, और सब में क्या डिफर करता है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन है, सुक्रोज में 12 कार्बन है, C12H22O11, ये आपका सुक्रोज होता है, शुगर, तो केन शुगर बोलते हैं, शुगर केन, C12H22O11, ये क्या होता है हमारा सुक्रोज, शुगर केन। ठीक है, तो इसमें 12 कार्बन है, तो ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। फिर स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज सुना आपने, कहाँ सुने सेलुलोज, हाँ, सेलुलोज 9th क्लास में पढ़े थे अपन, हाँ, बट उसमें कहा, प्लांट सेल में कहा, प्लांट सेल का कौन सा हिस्सा सेलुलोज से बना हुआ होता है, जिसके कारण हम सब्जी को पका के खाते हैं, कच्चा नहीं खाते, और घास तो बिल्कुल नहीं खाते, सेल वॉल, है ना, सेल वॉल विच इज एब्सेंट इन एनिमल्स बट प्रेजेंट इन प्लांट, एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ऐसी फंगाई है ना, फंगाई, फंगाई के पास भी सेल वॉल होती है, पर उसकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, उसके सेल वॉल का जो प्रोटीन का नाम है वो होता है चिटिन, चिटिन, CHITIN, चिटिन, चिटिन। ठीक है, ऐसी जनरल नॉलेज से बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखे, इट हाइड्रोलाइजेस स्टार्च इनटू, हाँ, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। और फिर इन दोनों को कौन कन्वर्ट करा था ग्लूकोज में, इनके नाम तो याद रहने चाहिए भाई, माल्टोज के लिए माल्टेज, और आइसोमाल्टोज के लिए आइसोमाल्टेज, सिंपल, है ना, उनके नाम से याद रहने चाहिए ना, क्योंकि वो तो इनके नाम से ही डिराइव हो रहे हैं, माल्टोज से माल्टेज आया, और आइसोमाल्टोज से आइसोमाल्टेज आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। नेसेसरी कंडीशन क्या है, वही रॉ मटेरियल, एनर्जी, क्लोरोफिल, ये सब नेसेसरी कंडीशंस हो गई, और रॉ मटेरियल के बाद आपसे क्या पूछा, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट क्या है, हाँ, CO2, तो रॉ मटेरियल क्या है, ऑप्शन रॉ मटेरियल, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट, है ना। देखिए ग्लूकोज तो उनका मेन प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जिस चीज के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, अब उसके अलावा जो भी साथ में बन जाए वो होता है बाई प्रोडक्ट। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हम गन्ना जूस पीने जाते हैं, तो गन्ने को डालता है ना अंदर मशीन में, तो उससे मेन चीज क्या निकल रही है, जो हम पीने गए हैं जूस, और जो कचरा जो निकल रहा है ना, वो एक तरह का बाई प्रोडक्ट, जिसको वो कहीं ना कहीं बेच देते हैं, उसका कुछ और यूज करके वो कुछ और मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, मतलब उनके लिए वो प्रोडक्ट वेस्ट है या बाई प्रोडक्ट है, बट किसी और के लिए वो रॉ मटेरियल हो सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना।
तो बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट और जो भी बन जाए वो कहलाता है बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट था हमारा ग्लूकोज, स्टार्च, और क्या रिलीज करता है प्लांट? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज दी बाई प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लो इसका आंसर। नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक, for autotrophic nutrition are necessary conditions for autotrophic nutrition are necessary conditions for autotrophic nutrition are simple raw material, simple raw material, simple raw material like CO2 and H2O, CO2, carbon dioxide and H2O water, along with sunlight, along with sunlight and a green pigment chlorophyll, along with sunlight and a green pigment chlorophyll, and a green pigment chlorophyll, CHLOROPHY double chlorophyll, full stop. Byproduct, byproduct, byproduct of photosynthesis is, byproduct of photosynthesis is, byproduct of photosynthesis is oxygen, oxygen। और ये ऑक्सीजन बनता कैसे है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर ना, जो वाटर प्लांट ने लिया है उसका वो लाइट फेज में ही, पढ़े थे ना, लाइट फेज डार्क फेज, लाइट फेज में ही उसको H2 और O2 में ब्रेक कर देता है, और यही O2 रिलीज हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या लिखिए, बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन या O2 रिलीज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, रिलीज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, रिलीज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, रिलीज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use anaerobic mode of respiration. टेबल बना लेते हैं, कॉलम बना लो, एक तरफ एरोबिक दूसरी तरफ एनारोबिक। ना, एक कॉलम में एरोबिक लिख लो, दूसरे कॉलम में एनारोबिक लिखना। एरोबिक रेस्पिरेशन के नीचे occurs in the presence of oxygen, एरोबिक रेस्पिरेशन के नीचे लिख रहा है ना, एक एब्सेंस और एक प्रेजेंस है, तो एरोबिक वाला कौन सा है? occurs in the presence of oxygen। यहाँ उल्टा लिख लेंगे, occurs in the absence of oxygen, occurred in the absence of oxygen anaerobically, occurred in the presence of oxygen in aerobic, and anaerobic में हो जाएगा in the absence of oxygen anaerobic। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के नीचे, occurred inside the mitochondria, occurred inside the, या takes place भी लिख सकते हैं, occurred inside the mitochondria, और यहाँ पे occurred in the cytoplasm, occurred in the cytoplasm। और बताइए क्या डिफरेंस होगा? हाँ, मतलब एनर्जी में डिफरेंस होगा ना, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी या एनर्जी ज्यादा फॉर्म होगी और एनारोबिक में कम। ओके, और क्या डिफरेंस? एंड प्रोडक्ट का भी तो डिफरेंस है ना भाई। आप एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 एंड H2O दोनों रिलीज कर रहे हैं, बट एनारोबिक में अल्कोहल या एसिड, लैक्टिक एसिड याद है ना, हमारे मसल सेल्स लैक्टिक एसिड रिलीज करेंगे, और ईस्ट क्या करते हैं?
अल्कोहल रिलीज करते हैं, इथेनॉल। लिखे थे इसका फॉर्मूला भी लिखे थे, नाम भी लिखे थे, इथिल अल्कोहल या इथेनॉल। तो लिखो एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O। अरेबिक के नीचे लिख रहे हैं ना, एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O। और यहां लिख लेंगे एंड प्रोडक्ट इज इथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, दोनों लिखना। इथिल अल्कोहल ईस्ट के लिए, ईस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट वाला ईस्ट नहीं ना, YEAST वाला ईस्ट। तो इथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज रिलीज इन मसल सेल्स और ये रिलीज होता है ईस्ट सेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और पॉइंट एटीपी वाला लिख लेते हैं। लिखो मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, ये अरेबिक के नीचे लिख रहे हैं, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, ब्रैकेट में लिख भी लो 38 एटीपी, 38 एटीपी। और यहां लिख लो लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस 2 एटीपी। एनारोबिक के नीचे लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस ब्रैकेट में 2 एटीपी, है ना। इसी क्वेश्चन में देखो एक चीज और पूछा लास्ट में, नेम सम ऑर्गेनिज्म। तो एक लास्ट पॉइंट ऑर्गेनिज्म का लिख लेते हैं, कौन दोनों में एक एग्जांपल। तो लिख लो अरेबिक के नीचे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लास्ट पॉइंट भी हो जाएगा और वो क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसमें लिख लो सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया कॉमा ईट एंड इंटेस्टिनल वॉर्म, हमारे इंटेस्टाइन में वॉर्म्स होते हैं, एंड इंटेस्टिनल वॉर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ऐसा लग रहा है कि एक टाइम क्वेश्चन पर लिख चुके हैं, देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, अभी लिखे ना अपन, बस क्वेश्चन वो वहां पे ऐसा था कि हाउ आर दी लंग्स डिजाइन। अभी तो लिखे, आज का पहला क्वेश्चन शायद वही था, है ना। आज अपन ने उसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कि हाउ आर दी लंग्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। वहां पर लिखे थे 700 एल आपके एल्वुलाई हैं, जिनका सरफेस एरिया 100 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ भी वही पूछ रहा है आपसे, हाउ आर द एल्वुलाई डिजाइन पूछ रहा है, तो एल्वुलाई का पूछ रहा है। तो एल्वुलाई में अपन क्या लिख सकते हैं कि एल्वुलाई की वॉल कैसी होगी, थिन होनी चाहिए, जिससे गैस का एक्सचेंज हो सके, डिफ्यूजन हो सके। अगर थिक वॉल होगी तो कैसे गैस आर पार जा पाएगी, है ना। तो चलो लिख लेते, क्योंकि वो लंग्स के बारे में था, ये एल्वुलाई है। देखो इसमें टू हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टू हेल्प exchange of gases, to help exchange of gases, comma, the alveoli are thin walled, to help exchange of gases, the alveoli, 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 alveoli are thin walled, thin walled, comma, moist, comma, moist। जैसे वो फ्रॉग भी था, फ्रॉग के बॉडी से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था ना, तो उसकी स्किन भी ऐसी स्किन थी, मॉइस्ट थी, वेस्कुलर थी, ताकि सीधा ऑक्सीजन ब्लड में चला जाए। तो लिखे मॉइस्ट कॉमा वेस्कुलर, वेस्कुलर वहां भी कैपिलरीज हैं, वेस्कुलर कॉमा परमिएबल, परमिएबल मतलब पास होने दे रहा है, परमिट कर रहा है, परमिएबल, एंड न्यूमरस इन नंबर, एंड न्यूमरस इन नंबर, NUMEROUS 700 मिलियन है, तो उनका काउंट ही बहुत ज्यादा है ना, न्यूमरस इन नंबर, टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, टू प्रोवाइड
लार्ज सरफेस एरिया। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई एल्वेलाई की? एक थिन वॉल्ड, मॉइस्ट, परमिएबल, वेस्कुलर एंड लार्ज इन नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our body? क्या होगा अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो? हाँ मतलब अल्टीमेटली एनर्जी कम हो रहेगी आपकी बॉडी में, आपको वीकनेस फील होगा। बट क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज एनर्जी क्यों कम हो गई? बिकॉज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ही तो है जो ऑक्सीजन को हर सेल्स तक लेके जा रहा है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो लिखो इसका आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, deficiency of hemoglobin, deficiency of hemoglobin decreases oxygen carrying capacity of RBCs. Deficiency of hemoglobin decreases oxygen carrying capacity, oxygen carrying capacity of RBCs from the lungs to the body tissues. From the lungs to the body tissues. So this decreases the energy supply. This decreases the energy supply. तो एनर्जी की सप्लाई कम हो जाएगी. This decreases the energy supply and metabolic rate of the organism. And metabolic rate of the organism. राइट की बात है, एनर्जी कम मिलेगी तो बॉडी की एक्टिविटीज भी थोड़ी स्लो हो जाएंगी. एंड metabolic rate of the organism. This decreases the energy supply and metabolic rate of the organism. ठीक है, लास्ट 13 तक है ना. पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11. डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी? ये अपन ने लिखा है अलग से टॉपिक ही हमारा डबल सर्कुलेशन, जिसको हमने लिखा था कि ब्लड एक बार बॉडी में जा रहा है बट उसके लिए वो हार्ट से 2 बार गुजर के जा रहा है. वो दो सर्कुलेशन के नाम क्या है जल्दी देख के बताओ मुझे, जल्दी देखो. उसमें एक मैंने आप लोग को लिखवाया था, दूसरा आप लोगों ने खुद से लिखा था, सब चीजें चेंज कर करके. हाँ, और एक पल्मोनरी, 2 सर्कुलेशन था. एक में बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व था और एक में आपका लंग्स इन्वॉल्व था. तो बताएगा मुझे कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, सिस्टमिक कहाँ से चालू हो रहा था, कहाँ एंड हो रहा था? एनीवन? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रहा था, मतलब किस चेंबर से चालू होके किस चेंबर पे खत्म, तभी तो सर्कल खत्म होगा ना. हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी में गया, बॉडी से इसको कौन लेके आएगा? वेना के वापस से राइट ऑरिकल में. ये हो गया एक सर्कुलेशन जिसमें बॉडी इन्वॉल्व. और पल्मोनरी वाला कहाँ से कहाँ तक था? राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल. राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल वाया लंग्स, वाया लंग्स से होते हुए. ठीक है, तो ये हो जाएगा, है ना. इसको भी लिख लो, रेफर टू नोट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, और उसके अंदर टॉपिक का नाम क्या है? डबल सर्कुलेशन. जिनके 2 चेंबर हार्ट होंगे उसमें सिंगल सर्कुलेशन में काम हो जाता है ना. बट हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमें डबल सर्कुलेशन चाहिए ताकि ब्लड मिक्स ना हो. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम? क्या डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में? पहला तो मटेरियल का ही डिफरेंस है, एक पानी और मिनरल लेके जा रहा है और दूसरा फूड लेके जा रहा है. और हाँ, जाइलम में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो नेचुरली तक हो रहा है पानी ऊपर की तरफ, तो नो एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना. और इसमें क्या है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एटीपी. ठीक है, इसमें फ्लोएम में.
ओके और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाइलम में सिर्फ जो वाटर मिनरल्स है वो नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर तो है ही ना, तो ऊपर से नीचे कैसे आएगा। बट फूड का ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में होता है ना। अगर लीफ के ऊपर भी कुछ पार्ट है जो खाना नहीं बना रहा है, तो वहां तक भी लीफ खाना भेजेगा, और नीचे तो भेज ही रहा है रूट के पास। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल है, और जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, देख लो इसका आंसर। नहीं नहीं, एक्चुअली क्योंकि वो जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस ही पूछ रहा है, उनके ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंस पूछ रहा है, तो उसको अपन ऐसी पैराग्राफ में लिख देते हैं। लिख लो, जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल, जाइलम जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल, जाइलम मूव water and mineral obtained from the soil, obtained from the soil, obtained from the soil. On the other hand, on the other hand, on the other hand, phloem transport. On the other hand, phloem transport food. Phloem transport food. Okay? From leaf to other parts. Leaf to other parts. ठीक है, अगले पैराग्राफ में सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। For efficient transport of water, for efficient transport of water, for efficient transport of water, factors like factors like factors like transpiration pull and cohesive force are responsible. Transpiration pull and cohesive, वही water to water attraction, COHESIVE, cohesive force are responsible. Whereas 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 translocation of food in phloem, whereas translocation of food in phloem, translocation of food in phloem is achieved by utilizing energy, is achieved by utilizing energy in the form of ATP, in the form of ATP. And the last paragraph, in xylem, in xylem, transportation is unidirectional. Transportation is unidirectional. Transportation is transportation is unidirectional. That is from root to shoot. That is from root to shoot. Whereas in phloem, whereas in phloem, transportation is bidirectional. Whereas in phloem, transportation is bidirectional. Transportation is bidirectional. The last question जल्दी से पढ़िए. Compare the functions of alveoli in the lungs and nephrons in the kidney. ये दोनों अपने अपने सिस्टम के हीरो हैं, एल्वुलाई लंग्स का और नेफ्रॉन किडनी का। एल्वुलाई नहीं होगा तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, नेफ्रॉन नहीं होगा तो यूरिन नहीं बन पाएगा। मैंने नेफ्रॉन शुरू करने से पहले भी आपको बताया था ना कि जैसे एल्वुलाई का किडनी सॉरी लंग्स का एल्वुलाई होता है, वैसे ही किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं। दोनों ही अपने अपने सिस्टम के फंक्शनल यूनिट, क्योंकि मेन फंक्शन यही दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो उसका फर्स्ट पॉइंट,
alveoli are the sites of respiration. Alveoli are the sites of respiration. SITES, sites of respiration inside the lung. Inside the lung, alveoli are the sites of respiration inside the lung, while nephrons are while nephrons are while nephrons are structural and functional units of kidney. While nephrons are structural and functional units of kidney. Functional units of structural and functional units of kidney. Second point, alveoli are thin-walled. Alveoli are thin-walled. Alveoli are thin-walled sac-like structures. Sac, S-A-C, sac-like structures. While Bowman's capsule, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, इससे पहले यही आता है. While Bowman's capsule, BOWMAN, apostrophe S, while Bowman's capsule are cup-like structures of nephron. Are cup-like structures of nephron. Cup-like structures of nephron. थर्ड पॉइंट, इनका फंक्शन लिख लेते हैं. एक गैस एक्सचेंज कर रहा है, एक यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है. Alveoli allow exchange of gases. Alveoli allow exchange of gases. While nephrons filters the blood to produce urine. To produce urine. And last point, यहाँ पे देखो एल्वेओलाई सिर्फ एक्सचेंज कर रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है ना. O2 आया, CO2 ब्लड लेके आया, एक्सचेंज कर दिया, काम खत्म. बट यहाँ पर यूरिन बनाने के बजाय, यूरिन बनाने के अलावा नेफ्रॉन यूजफुल मटेरियल को रीअब्सॉर्ब भी कर रहा है, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट. लास्ट पॉइंट उसका लिखना, selective reabsorption occurs in the nephrons. Selective reabsorption occurs in the nephrons. Selective reabsorption occurs in the nephrons, while it does not occur in the alveoli. While it does not occur in the alveoli. While it does not occur in the alveoli. ठीक है. तो ये दोनों का कंपैरिजन हो गया है ना. बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में